नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप सोचो कि किसी एनजीओ को इस्टेब्लिश होना हो और मैं ये मान के चलता हूं कि उस एनजीओ के पास कुछ भी नहीं, न तो कोई फंड है, न कोई रिसोर्सेज है और न ही ऑफिस भी है, और कोई मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसी एनजीओ को अगर इस्टेब्लिश होना हो तो कैसे इस्टेब्लिश हो सकते हैं? इस वीडियो को देखिए, हो सकता हो जैसा स्टेप मैं आपको बताता हूं, अगर वो सारी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के भीतर ही आपकी एनजीओ इस्टेब्लिश हो जाएगी। इस्टेब्लिश का मतलब ये कि वो उसका एक स्टेटस हो जाएगा जिस बेस पे आप आगे चल सकते हैं। तो मान लिया अब आपके पास क्या है कि सिर्फ एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं, लेकिन सिर्फ एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसकी एक मैनेजिंग बॉडी है और एक बैंक अकाउंट है। नेचुरल सी बात है, आप उसका पैन बना के बैंक अकाउंट तो खोलेंगे ही खोलेंगे। तो एक बैंक अकाउंट है, इसका मतलब इसके अलावा आगे पास और कोई भी चीज़ नहीं है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले कि आपको ये देखना है कि आपके एनजीओज़ का मेन गोल क्या है, मतलब किस लिए आपने इस एनजीओ को बनाया है। हर एक व्यक्ति जो भी एनजीओ बनाता है सिर्फ इसलिए नहीं बनाता है कि इसको एनजीओ बनानी है। वो हर एक एनजीओ का उसका एक उद्देश्य होता है कि भाई हमें एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है, कि हमें इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करना है, या फिर जनरल अवेयरनेस के क्षेत्र में काम करना है, या विकलांगों के लिए काम करना है। इस तरह से सभी के पास कोई न कोई एक उद्देश्य होता है जिस बेस पे वो लोग एनजीओ को फॉर्म करते हैं। अब मान लिया अगर मैं सोचता हूं कि मुझे विकलांग के क्षेत्र में काम करना है, मतलब एक एनजीओ है जिसको विकलांग के क्षेत्र में काम करना है, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसको वो चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि अगर आपको मान लिया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक टफ फील्ड लेके चलता हूँ, हैंडीकैप की। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको ये देखना होगा कि हैंडीकैप से रिलेटेड स्कीम्स किस विभाग में चलती है और उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है। जैसे मान लिया हैंडीकैप में आपको एक इनिशियल लेवल में ही आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, नेशनल लेवल पर भी एक नेशनल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो इस टाइप से उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उस फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरी कर लेनी चाहिए। जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपके एनजीओ का एक जो गोल है, जो एक फोकस एरिया है, वो बहुत क्लियर होने लगता है कि हाँ अब आपकी इनिशियल तैयारियां शुरू होने लगती हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों ने सारे जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवा लिए या फिर जो भी लाइसेंसिंग लेनी ले लिए, सपोज जैसे मान लिया आपके एनजीओ स्टार्टअप कोई करना चाह रही है या बिजनेस चलाना चाह रही है, तो भी उनको जीएसटी लेना है, एमएसएमई में रजिस्टर करना है, इस टाइप से चीज़ें उनको इनिशियल सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेनी चाहिए। फिर जैसे हमने शुरू में ही बताया था, मैं हैंडीकैप वाले पार्ट को ही लेके मैं चल रहा हूँ, या फिर किसी भी पार्ट को आप ले सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट ले सकते हैं, ओल्डर पीपल के लिए ले सकते हैं, या फिर किसी और सेक्टर में ले सकते हैं। फिर उससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें होती है, जैसे मान ली हम हैंडीकैप ले लिया या ओल्डर ले लिया, तो फिर आपको फिर क्या करना होगा कि आप एक लिस्ट तैयार करते हैं बेनिफिशरीज़ की, लाभार्थियों की, जिनके लिए आपको काम करना है। उसका पूरा डेटा आप कलेक्ट करें और ज़्यादा कोशिश करें कि वो सारे डेटा एक्चुअल हो और उनके रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक रहे। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो ये आप मान के चलिए कि आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। फिर क्या करना है कि आपको एक शेल्टर, चाहे वो हैंडीकैप के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर हो, चाहे महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, या बुजुर्गों के लिए शेल्टर होम हो, किसी प्रकार के एक शेल्टर का आपने को एक रेंट पे लेना है। अगर ये चीज़ आपने बना लिया, बेनिफिशरीज हो गए, शेल्टर हो गए या सेंटर हो गए, लेकिन अभी आपके पास तो फंड तो है नहीं, आप उसको चलाएंगे कैसे? इसका मतलब क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनकम का एक सोर्सेज आपको सर्च करनी होगी।
वो सोर्सेज कुछ भी हो सकता है। अगर बिज़नेस आपका सेक्टर शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकम आपकी शुरू होगी। इन केस बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल तरीके से चलना चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए कि जो भी आप शेल्टर या सेंटर बना रहे हैं उसमें आप एक किसी ट्रेनर को हायर कर ले, या फिर हो सकता है आपकी मैनेजिंग कमेटी में ही कोई व्यक्ति हो जो ट्रेनर का काम कर सकता है, या फिर आपके परिचित में या कोई वॉलंटरी काम कर सकता है, उनको आप हायर कर लें और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर लें। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होता है, आपके पास इनिशियल फंड आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी ट्रेनी आएगा आपके पास, आपको कोई आप निर्धारित फ़ीस रखेंगे, कम ही रखें लेकिन एक रखेंगे फ़ीस, फिर वो उससे क्या होगा कि आपके छोटे मोटे खर्चे जैसे रेंट हुआ या फिर जो भी इनिशियल खर्चे हुए वो सारे खर्चे आपके मीट आउट होने लगेंगे। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा खासा ट्रैक मिल जाएगा, और ट्रैक मिलते ही फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने लगेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि हमें कैसे एक सोर्सेस ऑफ इनकम को डेवलप करना है। फिर इसके बाद आपको अब अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना होगा कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे हमने बताया बेनिफिशरीज लिस्ट हुए या वॉलंटियर्स जो हुए आपके, या फिर जो भी और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका पूरा एक फ़ोल्डर बनाना है और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेबसाइट तैयार करनी है। वेबसाइट के लिए आप या तो फिर आप पेड सर्विस ले लीजिए, जो भी वेब डिज़ाइनर हैं या फिर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर बहुत से ऐसे आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, तो उसके ज़रिए भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इस टाइप से एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लें। वेबसाइट डिज़ाइन करने से क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, हम कैसे सोर्स फंड के सोर्सेस हमारे क्या हैं, और हमारे रिसोर्स पर्सन्स क्या क्या हैं, हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारे सेंटर कहाँ पे, इस टाइप से सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने वेबसाइट देते हैं। फिर इसके बाद से आप इस्तेमाल करते हैं अपने सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया में जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने एनजीओज़ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन लोगों को देना। उससे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब सब लोग जानने लगते हैं तो जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे मान लिया कोई भी आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, या फिर हैंडीकैप्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या बुजुर्गों के लिए शेल्टर होम काम करें, तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं अपने सोर्सेज को, इनकम के सोर्सेज को और बढ़ाना। जैसे पब्लिक डोनेशन के लिए फिर आप अपील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम समय में इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। उसके बाद से फिर आपको गवर्नमेंट ग्रांट लेनी है, या फिर आपको पूरी तरीके से फंड रेजिंग के प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, या फिर किसी और सोर्सेज को आपको अडॉप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी चलने लगेंगी। चाहे CSR लेना हो, चाहे FCRA से फॉरेन फंडिंग लेना, ये सारी चीज़ें आपकी उसी जो प्लेटफॉर्म आप बनाए रहेंगे इतने कम दिनों में, इसी के बेस पे सारा चीज़ सपोर्टिव होगा और सब चीज़ का फ़ायदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जल्दी एक इस्टेब्लिश्ड फेज़ में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें थी, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि अब हमें आगे के स्टेप में क्या करना है, मतलब उनको पहला स्टेप ही क्या करना है यही नहीं क्लियर रहता है। तो इसीलिए मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है कि आपको किस किस टाइप से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत में के कुछ ही दिनों के भीतर इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसके लिए आपको बहुत किसी विशेष फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई विशेष रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑर्गेनाइजेशन एक इस्टेब्लिशिंग फेज़ में आ जाएगी। यही सारी इन्फॉर्मेशन मित्रों मैं देता रहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो बटन बेल आइकन को दबा देंगे तो जो भी नई वीडियोज़ अब आएंगी आपकी उसको इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।